वेलकम बैक इन ASC मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग मैथमेटिक्स के इस क्लास में क्लास 12 के एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नया टॉपिक है, आपका नया चैप्टर ही है लीनियर प्रोग्रामिंग। मॉडर्न सिलेबस के अनुसार अभी जो करंट CBSE का सिलेबस चल रहा है उसके अनुसार 80 मार्क्स में 5 मार्क्स के अलॉटेड हैं क्वेश्चन। इससे वेटेज है इसका 5 मार्क्स का, और जो 100 वाला था, चाहे 100 का पैटर्न जहाँ चलता था तो उसके लिए वो 6 मार्क्स का रहता था क्वेश्चन। तो ये एक ही चैप्टर है और बेसिकली ये हमारे क्लास 11th की इनइक्वलिटी से बहुत हद तक रिलेटेड है। और इसके एक एक्सरसाइज दिया गया है सीधा इक्वेशन पर, इनइक्वेशन पर, और दूसरा दिया गया है उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम पर। तो ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम ही पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको 2 नंबर 3 नंबर में करके उसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इनइक्वेशन वाला। प्रॉब्लम चाहे इनइक्वेशन का हो या वर्ड प्रॉब्लम है, दोनों को बनाने का मेथड सेम है। वर्ड प्रॉब्लम होगा तो उसके अनुसार सूटेबली हमको मान लेना पड़ेगा वेरिएबल, और उसके बाद अरेंज करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, और तब हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड देखेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि बेसिकली ये लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो आज कल आप प्रोग्रामिंग के बारे में तो जानते हैं कि किसी भी चीज़ का प्लानिंग, और लीनियर का मतलब हो गया कि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। तो अगर हमारे पास कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डे टू डे लाइफ में, जिसमें कुछ इक्वलिटी का कंडीशन नहीं देकर के इनइक्वलिटी का कंडीशन दिया रहता है, और उसमें हमको कभी मिनिमम वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ती है, कभी मैक्सिमम वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के द्वारा उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें डाइट प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, ये ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, ये फूड मिक्सिंग प्रॉब्लम, इस सब टाइप के आते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कहीं एक ही कंपनी के 2 अलग अलग फैक्ट्री हैं, और दोनों फैक्ट्री से आपको 2-3 जगह 4 जगह आपको अलग अलग सामान भेजना है प्रोडक्शन करके, और उसमें दिया हुआ है कि पर यूनिट वीकली या मंथली या पर डे प्रोडक्शन इतना है, और उसका इस डिपो पर आपका इतना खपत है। तो कहाँ से हम अलग अलग जगह पर भेजने का अलग अलग कंपनी से रेट भी अलग अलग है। तो कंपनी ये प्लान करना चाहती है कि हम किस तरीके से किस डिपो पर कितना कमोडिटीज भेजें कि आपको कम खर्च लगे, प्रॉफिट उसको ज़्यादा हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम लगे। डाइटिशियन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक टाइप का फूड कंपोनेंट है, उसमें किसी एक टाइप का न्यूट्रिएंट एक रेशियो में है, दूसरा इतना है। जैसे मान लीजिए कि विटामिन E का कंटेंट इतना % से ज़्यादा है, चाहे विटामिन C का इतना % से ज़्यादा है, दूसरे में इतना है। फिर दोनों को मिक्स करके एक नया डाइट तैयार करना चाहते हैं, जिसमें आपको इतना से कम विटामिन A नहीं हो, इतना से कम विटामिन C नहीं हो, या इससे ज़्यादा नहीं हो, कुछ कंस्टेंट्स अपना दिया रहता है। तो किस रेशियो में मिलाएंगे कि उनका कॉस्ट कम पड़ेगा, या किस रेशियो में मिलाएंगे कि प्रोडक्शन का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इस सब टाइप के डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं। मेन इसमें बात क्या है कि जो कंडीशंस दिए रहते हैं, कंडीशंस को हम लोग कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं या रिस्ट्रिक्शंस भी कहते हैं। तो वो दिए रहते हैं इनइक्वलिटी के फॉर्म में, लेस देन, मोर देन, लेस देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू, इस टाइप के दिए रहेंगे। और जो वैल्यू निकालना होगा जिसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, वो बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन के रूप में दिया रहेगा, जेड के रूप में दिया रहेगा कोई लीनियर फंक्शन। तो जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और उसमें जो वेरिएबल x y यूज करते हैं तो डिसाइडिंग वेरिएबल्स उसको बोलते हैं। तो मेन 2-4 टर्म है, इसको जानना है। जैसे हमने आपको एक यहाँ पर लिखा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक जनरल एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं, और उतना ही की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि मैक्सिमाइज जेड
इक्वल टू 4x प्लस वाई। तो यहाँ पर या तो मैक्सिमाइज करने के लिए देगा, नहीं तो मिनिमाइज करने के लिए देगा। जेड लिखा जाता है उसको, जो टर्म हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं वो जेड है, और उसका वैल्यू 4x प्लस वाई दिया है। तो यहाँ x और y जो है यही डिसाइडिंग वेरिएबल हो गए, इसी पर डिसाइड करेंगे, यही x और y मिलकर के डिसाइड करेंगे z का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। ठीक है। अब इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50। तो ये क्या है, इन इक्वेशन है। उसी तरीके से 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 90, फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये प्रायः हर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में रहेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम शॉर्ट में LPP कहेंगे, L फॉर लीनियर, P फॉर प्रोग्रामिंग, फिर P फॉर प्रॉब्लम्स। तो किसी भी LPP में आपको x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेंगे ही, क्योंकि x y जो होते हैं जनरली ये नंबर ऑफ आइटम्स हो सकते हैं, किसी चीज़ का मास हो सकते हैं, कोई टाइमिंग हो सकता है, कुछ इस टाइप के कंडीशंस होते हैं जो नॉन निगेटिव ही होते हैं, निगेटिव नहीं होते हैं। तो ये आपका कांस्टेंट जो है ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट कहलाता है, या नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस या नॉन नेगेटिव कंडीशन। अब इसको जब सॉल्व करना है इसी टाइप का, अगर आपका वर्ड प्रॉब्लम भी है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको 2 वेरिएबल दिया रहेगा, और जो 2 वेरिएबल दिया रहेगा तो उसमें एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन पढ़ करके कि उसमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना है। जिसको करना है उसको z लिख देंगे, वो हो गया हमारा ऑप्टिमम फंक्शन, और इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा फिजिबल रीजन में जो मिलेगा। तो अब उसको देखेंगे, पहले तो क्लियर होगा। और उसके लिए जो कंडीशन दिया रहेगा एक्स वाई के टर्म में, वो एक्स वाई के टर्म में 2 3 4 जो भी कंडीशन दिया रहेगा सजा करके लिखेंगे, और फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो रहेगा ही, ये हमेशा इसको नॉन नेगेटिव कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरह से आपका LPP अरेंज हो जाएगा। अब इस LPP को सॉल्व करना है तो वैसे तो कई मेथड है हायर सेक्शन में, लेकिन हम लोग अपने सिलेबस में जो पढ़ेंगे तो सिलेबस में इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से जब सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या रूल होगा, तो सबसे पहला स्टेप, पहले कुछ स्टेप को दिमाग में बैठा लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप LPP लिखने के बाद कि जो कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं इनका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाइए। लीनियर इक्वेशन बनेगा, सब लीनियर कांस्टेंट हैं तो लीनियर इक्वेशन बनाइए। इसके बाद हर इक्वेशन के लिए वैल्यू चार्ट बनाइए, और वैल्यू चार्ट के बाद उसका एक ग्राफ बनाएंगे। एक ही ग्राफ पर ये जितने भी कंडीशन दिए गए हैं सारे कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन का ग्राफ पहले बना लेंगे, और उसके बाद इन इक्वेशन की बात है तो इन इक्वेशन के लिए आप 11th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, 11th में नहीं भी ध्यान हो तो हम यहाँ पर इन इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन के ग्राफ से ये हम समझा देंगे, वहाँ पर आप समझ लीजिएगा। और जब समझ लेंगे तो उसके बाद जो हमारा कॉमन रीजन आता है इन इक्वेशन में, कहीं ना कहीं आपको एक ज़्यादातर केस में कॉमन रीजन आएगा। तो कॉमन रीजन 2 तरह का हो सकता है, या तो चारों तरफ से बाउंडेड हो सकता है, और नहीं तो एक साइड से खुला हो सकता है। तो जब एक साइड से आपका खुला होगा कॉमन रीजन तो उसको अनबाउंडेड फिजिबल रीजन बोलते हैं, और अगर पूरा बंद है डिफरेंट टाइप के लाइन से तब उसको हम कहेंगे क्लोज फिजिबल रीजन। तो जब फिजिबल रीजन क्लोज होता है तो उसके किसी न किसी कॉर्नर पॉइंट पर या एक लाइन पर आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिल जाता है। और अगर अनबाउंडेड होता है तो उस केस में मिनिमम वैल्यू ही ज़्यादातर निकालने के लिए कहता है। मिनिमम मैक्सिमम जो भी आप निकालें, मैक्सिमम तो फिक्स डिटरमाइन कर ही नहीं सकता अनबाउंडेड ओपन है तो। और जब नीचे की बात आती है मिनिमम की तो उसमें हम निकालते हैं, तो निकालने पर देखते हैं कि वो वैल्यू में मिनिमम वैल्यू के केस आता है तो मिनिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगा। तो अगर वो मिनिमम वैल्यू पहले निकालेंगे, निकालने के बाद अगर वो वैल्यू का एक दूसरा ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ अगर उसमें इन करता है फिजिबल रीजन में तो अनबाउंडेड
नहीं एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसमें मिनिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर बाहर से निकल जाता है तो करेगा। तो अनबाउंडेड रीजन की बात हम अनबाउंडेड के क्वेश्चन में डिटेल्स में समझेंगे। अभी पहले हम लोग एक बाउंडेड रीजन का क्वेश्चन समझते हैं। और जनरली मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट में कि अगर यहाँ पर लेस देन का चीज़ है, नॉन निगेटिव कांस्टेंट को छोड़ करके बाकी में लेस देन का हो, तो ज़्यादा संभावना होती है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो क्लोज होगा। अगर इसमें ग्रेटर देन का साइन हो तो ग्रेटर देन के साइन के केस में कभी कभी वो बाउंडेड भी हो सकता है, कभी कभी अनबाउंडेड भी हो सकता है। लेकिन जब सब लेस देन है तो निश्चित रूप से आपका बाउंडेड रीजन ही होगा, यानी क्लोज फिजिबल रीजन बनेगा। और उसमें कहीं ना कहीं एक कॉर्नर या एक लाइन सेगमेंट आपका सॉल्यूशन होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले इसका लिखना है करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल ट्रिकी टेक्निकल बात लिखना होगा। तो लिखते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। पहला हो गया हमारा x प्लस वाई इक्वस टू 50, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया 3x प्लस वाई इक्वस टू 90, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन हो गया x इक्वस टू 0। तो x इक्वस टू 0 ही क्लियर है कि y एक्सिस होगा, तो यहाँ हम y एक्सिस लिख सकते हैं, y एक्सिस। ये थर्ड इक्वेशन हुआ। और चौथा में क्या है, y इक्वस टू 0, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये भी आपका चौथा इक्वेशन है। तो इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग इसका वैल्यू चार्ट बनाएंगे। तो वैल्यू चार्ट में नॉन निगेटिव वाला जो है, यानी y इक्वस टू 0 एक्स एक्सिस हो गया, x इक्वस टू 0 y एक्सिस हो गया। तो इसका वैल्यू बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो क्लियर है एक्सिस। तो अब यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू चार्ट्स, वैल्यू चार्ट्स चाहे वैल्यू टेबल्स, ठीक है। तो देखिए अब फर्स्ट में बहुत आसान है। यहाँ पर आप दो से ज़्यादा पॉइंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सब में लीनियर है। एक लीनियर इक्वेशन मतलब ग्राफ लाइन होगा, और एक लाइन के लिए आपको दो मिनिमम पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यूनिफॉर्मली आप खींच सकते हैं। तो दो हम लेंगे, ये सेकंड हम ले लेंगे। सेकंड में भी बना लेते हैं पहले ही बॉक्स। ये हो गया हमारा x इक्वस टू, ये हो गया y इक्वस टू, यहाँ भी हो गया x इक्वस टू, ये हो गया y इक्वस टू। तो देखिए इसमें आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि एक बार पहले x को 0 रखिए। तो जब x को 0 रखेंगे तो पहले इक्वेशन में हम चले हैं, इसमें x को 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0 प्लस वाई इक्वस टू 50, यानी y का वैल्यू आ गया 50। तो y क्लियर हो गया 50। बिना रफ कैलकुलेशन किए हुआ आप आसानी से कर सकते हैं इसको। आप चाहें तो रफ कर भी सकते हैं नीचे, लेकिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे रफ आप यहाँ चाहें तो ये रफ दिखा सकते हैं रफ में कि 0 प्लस वाई इक्वस टू 50, तो यानी y इक्वस टू हो गया 50। तो x 0 पर y का 50 हो गया। एक बार क्या करेंगे कि y का 0 ले लीजिए, तो y 0 पर हो जाएगा x प्लस 0 इक्वस टू 50, यानी x का वैल्यू आ गया 50। ये दिखा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि x को जब 0 रखे तो y 50 आ गया। एक बार y को 0 रखिए तो x आपका 50 आ जाएगा। हो गया बात खत्म। अब दूसरे इक्वेशन को देखिए, यहाँ भी पहले हम x को 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो गया, तो y इक्वस टू मिला हमारा 90। और फिर एक बार y को 0 रखेंगे तो 3x का वैल्यू 90 हो, यानी x का वैल्यू 30 हो गया, ठीक है। और इन दोनों को तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लियर है आपका। तो इस तरीके से ये आपका वैल्यू टेबल आसानी से बन जाएगा। 2 गो है तो 2 गो, 3 गो में होगा तो 3 गो। इसमें सबसे मेन चीज़ है, देखिए कि पहले टेबल बना लीजिए और फिर इसमें एक बार x को 0 रखिए
और y का वैल्यू निकालिए, फिर एक बार y को 0 रखिए और x का वैल्यू निकालिए। अब इसके बाद हम आते हैं इसके ग्राफ पर, करस्पॉन्डिंग ग्राफ। तो करेस्पॉन्डिंग ग्राफ, तो ग्राफ जब आप बनाएंगे तो यहाँ वैल्यू देख रहे हैं कि 50 तक गया है, यहाँ पर 90 तक गया है एक्स वाई का वैल्यू। तो हम लोग जो दिया गया है उसी के हिसाब से अपना ग्राफ में चूज करते हैं। तो पहले हम लोग ग्राफ के लिए एक्सिस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव में ही ज़्यादा जाना है, निगेटिव में ज़्यादा जाना नहीं है। एक्स डैश एक्स ओ हो गया, वाई डैश वाई हो गया, 10 20 30 40, 10 के रेशियो में लेते हैं, 50 60 70 80 90 100, उससे ज़्यादा होना चाहिए, 110 भी ले सकते हैं, कम नहीं होना चाहिए। ये भी हो गया आपका -10, ये तो आपका ओरिजिन यहाँ थोड़ा और ऊपर लिखिए इसको, -10, ये हो गया हमारा -20। ऐसे ही ये -10, ये हो गया -20, इधर में आपका चला 10 20 30 40 50 60 70, और जितना ज़रूरत है आप जा सकते हैं। अब देखिए पॉइंट हमको लेना है, तो ये तो क्लियर है कि एक्स एक्सिस जो है तो इसका तो y = 0 आप लिख दिए। ये वाला जो है y एक्सिस, तो इसको भी आपने x = 0 लिख दिया। दो को तो इक्वेशन का काम खत्म हो गया, अब बस दो बचा हुआ है। तो देखिए इसमें पॉइंट कौन कौन हुआ, तो पॉइंट हमारा ये हुआ x का 0 y का 0, यानी 0 50, एक पॉइंट हमारा ये हुआ और एक पॉइंट हमारा ये हुआ इस इक्वेशन के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है 0 50, ये पॉइंट हो गया हमारा 0 50 पहला, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ 50 0। अब इसको डिनोट कीजिए, तो पहले 0 50, तो 0 50 यहाँ पर देखिए जब x वाला 0 होगा तो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पर जाएगा, और जब y वाला 0 होगा तो हमेशा x एक्सिस पर जाएगा। तो 0 50 लेते हैं, तो यहाँ वाला पॉइंट जो आ गया ये पॉइंट आपका हुआ, ये पॉइंट हो गया, हम बगल में लिख देंगे 0 50, और उसी तरीके से ये पॉइंट हुआ हमारा 50 0 हो गया। जगह बगल में नहीं हो तो अगल बगल लिख करके हम तीर से निशान देंगे। अब इसके बाद इसको सीधे मिला देंगे, स्केल से आप मिलाइएगा इसको। अब इस पर लिख दिए आप कि x + y = 50। पहले एक ही नहीं कि ग्राफ बनाइए तो सब पॉइंट को एक साथ नोट कीजिए। पहले आप एक इक्वेशन का पॉइंट लीजिए, उसको फिक्स करके उसको मिला दीजिए, तब उस पर लिख दीजिए, तब दूसरा लेकर के बढ़िए। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो बहुत बार आप 3-4 पॉइंट नोट कर देंगे तो उसमें कभी एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से मिला देंगे तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाता है सब कुछ। तो इसलिए ये 1 बाई 1 चलिए। अब दूसरा में क्या है, इसके लिए आप देखें कि 0 90 और ये वाला पॉइंट, और एक हो गया 30 0, तो 0 90 हो गया, एक हो गया 30 0। तो 0 90 यहाँ आया आपका, और एक हो गया आपका 0 30 0, ये हो गया हमारा, इसको एरो मार्क से दिखा देते हैं, 30 0 हो गया। अब इसको भी मिलाइए, स्केल से मिला दीजिए आप। तो स्केल से मिला दिए तो इस इक्वेशन को भी हम लिख सकते हैं कि 3x + y = 90, ये हो गया। अब इतना तो आप आसानी से कर सकते हैं, एक ही ग्राफ में आपको लीनियर इक्वेशन का बनाना है ग्राफ। अब इसके बाद हमको समझना है कि इन इक्वेशन के लिए क्या करेंगे।
तो देखिए इन इक्वेशन का एक बार में आप बात समझिएगा, बहुत सिंपल में है वो चीज़। यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको बहुत सिंपल में मिलेगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी ऐसा पॉइंट चूज करना है, कोई भी ऐसा पॉइंट चूज करना है किसी भी इन इक्वेशन को चेक करने के लिए। क्योंकि इतना दिमाग में रखिए कि जैसे कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक्स वाई के रूप में कोई लिखा जाएगा कोऑर्डिनेट, तो हमेशा एक पॉइंट को बताएगा। अगर एक्स वाई के रूप में कोई भी इक्वेशन दिया जाए, उसका पावर कितना भी दिया जाए, तो अगर इक्वल का साइन है तो हमेशा एक लाइन बताएगा। वो लाइन कर्व लाइन भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। और अगर वो इन इक्वेशन है तो इन इक्वेशन हमेशा एक रीजन बताता है। अब उस रीजन में लाइन जो उसको सेपरेट करने वाला है वो इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इक्वल टू का साइन होगा तो जो आपको रीजन को अलग करने वाला सेपरेटिंग लाइन होगा, इक्वल टू होने पर वो लाइन भी उसमें आएगा। अगर इक्वल टू नहीं हो, केवल लेस देन हो या केवल ग्रेटर देन हो, तो लाइन वो नहीं रहेगा, वहाँ पर डॉटेड लाइन बनाया जाता है, जो ऑलरेडी आप 11th में पढ़ चुके हैं इनइक्वलिटी में। तो हम लोगों को जो मिलेगा इसमें ज़्यादातर इक्वल वाला मिलेगा, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस लाइन ही हमको खींचना है। लेकिन ये बात दिमाग में रखिए, कहीं ये लेस देन नहीं रहे, माने इक्वल टू नहीं रहे, तो वहाँ पर डॉटेड लाइन बनाना है। मतलब वो लाइन नहीं है, लाइन को छोड़ करके बाकी रीजन है। तो इन इक्वेशन में आपका रीजन आ रहा है, तो रीजन को हम कैसे क्लियर करेंगे, तो उसके लिए हमको ये ध्यान देना है कि किसी भी लाइन का जिसका जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन पर जो लाइन हम बनाए, तो लाइन को छोड़ करके कोई भी एक पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट को इन इक्वेशन में आप रख करके देखिए कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आप कोई भी एक्सिस पर एक्स वाई पर कोई लाइन ले सकते हैं जो उस इक्वेशन के लाइन पर नहीं हो। तो इसमें अगर कोई लाइन हमारा 0 0 से नहीं पास कर रहा है ना, तो सबसे आसान पॉइंट होता है हमारा 0 0, क्योंकि उसमें x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम पहले को देखना चाहते हैं कि इसका क्या होगा, तो इसका लाइन हमारा कौन है, x + y = 0 है, ये है लाइन। तो या तो रीजन जो होगा इस लाइन के इधर होगा और नहीं तो इधर होगा। एक लाइन से कोई भी रीजन दो पार्ट में बनता है, तो x + y का लाइन ये है, तो रीजन हमारा या तो इधर होगा और नहीं तो इधर होगा। तो अब डिसाइड करने के लिए हम लोग किसी भी एक रीजन का कोई पॉइंट, तो इधर का मान लीजिए कि अनसर्टेन पॉइंट हम कहाँ ले जाएं, सबसे आसान है हमारा 0 0 ले लेंगे। ये ग्राफ जो है हमारा 0 0 से नहीं जा रहा है, तो इसमें 0 0 रखिए। तो यहाँ जब आप 0 0 इस इन इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 50। तो इम्प्लाइज क्या हुआ, 0 लेस देन और इक्वल टू 50। अब देखिए कि ये बात सही है कि गलत है। तो सही है बात, क्या कि 0 जो है 50 से कम होता है, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 50 लिखा गया है, यानी बात सही है। तो ये बात सही हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रीजन होगा उस रीजन किधर होगा, तो जिस साइड में 0 0 है, यानी x का 0 0 यहाँ, एक्स वाई का 0 0 यहाँ पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट यहाँ है, लाइन यहाँ है, तो इस लाइन के 0 0 किधर पर रहा है, इस साइड में। यानी हमारा जो शेडेड रीजन होगा इस साइड में होगा, तो हर जगह एरो मार्क दे दीजिए, हर रीजन में एक एक पार्ट इधर होगा। अब दूसरे वाले को देखते हैं, इसको, तो इसका ग्राफ हमारा ये है, ये भी 0 0 से नहीं पास कर रहा है, तो इसमें भी हम 0 0 रख सकते हैं। तो 3 × 0 तो 0 होगा, प्लस y का 0 तो 0 हो गया, तो 0 + 0 0 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 90। तो जब आप लिखेंगे कि 0 लेस देन और इक्वल टू 90, तो ये भी बात सही है। तो सही है, यानी इसके लिए भी, इसके जिधर 0 0 होगा उधर होगा, तो 0 0 इधर है, ये लाइन ये है, तो इधर वाला पार्ट होगा, यानी हम इसको भी ऐसे एरो मार्क दे देंगे। ठीक है, अच्छा, x > 0 है, तो x का 0 तो ये है, तो 0 से ग्रेटर देन, तो आप देख रहे हैं ना कि x का वैल्यू जो है ये सब इधर बढ़ते जाएगा, इधर घटते जाएगा। तो x जब 0 से ज़्यादा है तो इधर का रीजन हो गया, और y जब ज़्यादा है तो ये इधर का रीजन हो गया। तो आप आसानी से देखते हैं कि 4 ग्राफ है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक है, सबका कॉमन पोर्शन।
तो इसका इधर, इसका इधर, इससे ऊपर और इससे, तो ये जो हम शेड कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये शेडिंग रीजन ही आपका कॉमन रीजन बन रहा है जो सब में है, सारे इन इक्वेशन को द्वारा ही सेटिस्फाई हो रहा है, इतना ही दूर। तो जब इतना दूर सेटिस्फाई हुआ तो यानी इसका ये जो पार्ट हुआ कॉमन वाला सबका, इसी को हम लोग फिजिबल रीजन बोलेंगे। इस फिजिबल रीजन में जितने भी पॉइंट हैं उस सब के सब फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो फिजिबल रीजन पूरा पॉइंट मिला करके उसका हर एक पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसको हमको देखना है, तो चूंकि देख रहे हैं कि हर साइड से पूरा बाउंडेड है, तो बाउंडेड है इसका मतलब क्या हुआ कि उसका सॉल्यूशन जो होगा कहीं ना कहीं एक कॉर्नर पॉइंट पर होगा, और नहीं तो दो कॉर्नर पॉइंट को मिलाने वाले एक लाइन पर होगा, लाइन सेगमेंट पर होगा। तो कॉर्नर पॉइंट हम देख लेते हैं कि कौन कौन आया है। तो एक तो कॉर्नर पॉइंट हमारा ये है, कॉर्नर पॉइंट मतलब दो लाइन को काटने वाला, फिजिबल रीजन के किसी भी दो लाइन से को मिलाने वाला पार्ट। तो ये हो गया 0 0। एक ये मिला है, इसका नाम हम A लिख दिए। यहाँ भी एक मिला हुआ है, तो इसका नाम हम लिख दिए B, और एक यहाँ भी मिला हुआ है, इसका नाम हम लिख दिए C। अब थोड़ा सा देखिएगा कि जब हम ग्राफ सही सही खींचते हैं, बेसिकली ये जो ग्राफ है आपका, थोड़ा सा ये स्ट्रेट पूरा नहीं है, इसको आप खींचेंगे ना तो और थोड़ा सा इधर से जाएगा, तो आप इस सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये करीब करीब यहाँ कटेगा। ये ग्राफ जो है ना, ये देखिएगा, इसको ग्राफ को आप सीधे जब मिलाइएगा दोनों पॉइंट को, तो करीब करीब यहाँ कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं या ऐसे हो गया, और ये भी आपका ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर जो कटिंग पॉइंट B हो रहा है ना, आप देखिएगा ग्राफ को अगर सही बनाइएगा, तो हमने हाथ से बनाया इसलिए थोड़ा सा कर्व हो सकता है, तो इसमें आप बनाइएगा तो ये पॉइंट आपका जाएगा 20 और 30 पर, इस 20 30 पर जाएगा ही। अगर आप बनाए हैं उसके बाद भी आपको डाउट है तो आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है, जैसे ये इस लाइन का और इस लाइन का कटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसको इसमें भी फिट कीजिए। तो जैसे हमने कहा कि 20 30 आएगा, ये ग्राफ का कटिंग पॉइंट 20 30 आ रहा है, तो x का वैल्यू 20 है, यहाँ 30 रखने पर ही सेटिस्फाई हो जा रहा है। इसमें भी देख लीजिए, है दूसरा वाला जो है लिखे हैं ये 3x + y = 90, तो 3 × 20 60 प्लस 30 तो 90, ये भी हो जा रहा है, दोनों सेटिस्फाइड है। इसका मतलब कि ये पॉइंट जो होगा वो आपका 20 30 सही है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ये C नंबर के पॉइंट पर। तो C नंबर का पॉइंट तो आपका क्लियर है 0 50, तो हमारा 1 2 3 4 चारों पॉइंट मिल गया। अब चारों पॉइंट मिल गया तो हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। टेबल आप बना लीजिएगा, यहाँ हम बनाते हैं, ये टेबल हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा CP, CP मीन्स कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ लिख देंगे Z = तो Z = क्या है 4x + y। अब इसमें हमको मिला है एक पॉइंट मिला है O का कौन है 0 0, तो 0 0 वाला में कितना आ रहा है देख लीजिए आप। तो 0 0 वाला हमारा जब x का वैल्यू 0 0 लिए यहाँ पर, तो z का वैल्यू कितना जाएगा 4 × 0 + 0, यानी ओवरऑल 0 हो गया। फिर इसके बाद a आया, तो a में कितना है, a में है हमारा 30 0, तो हम क्या लिखेंगे कि 4 × 30 + 0, यानी 120 हो गया। b अपना लिखेंगे, तो b में है हमारा 20 30, तो 20 30 में हम लिखेंगे 4 × 20 + 30, तो कितना हो गया 20 का 80 30 110, और C में हो गया हमारा 0 50, तो ये हो गया हमारा 4 × 0 + 50, तो ओवरऑल हमारा कितना आया 50 आ गया। तो अब इसमें हमको ये जब निकाल लेते हैं तो देखना है कि क्या करना है मैक्सिमाइज। तो इस चारों वैल्यू में देख लीजिए कि मैक्सिमम कौन है, तो ये मैक्सिमम है, आप इसको इंडिकेट करके मैक्सिमम लिख दिए।
ठीक है। तो देयरफॉर अब फाइनल क्या होगा कि हैंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 120 when x इक्वल टू x का वैल्यू कितना है 30 एंड y इक्वल टू 0। तो यही आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गया इसका 120। और ये 120 किस पर आया? तो जब x के जगह पर आप 30 लिए और y के जगह पर कुछ भी नहीं लिए तब आया। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपके z के वैल्यू पर कि z का वैल्यू किस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग के इस एक क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार रिप्ले करके देखिए, इसके अच्छे से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। एक समझ गए तो इसके बाद इसका सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे। बस खाली जहाँ अनबाउंडेड रीजन की बात है वहाँ आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो पहले इसका बाउंडेड वाला बना लीजिए और तब बाउंडेड को बना करके तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अनबाउंडेड रीजन के साथ। तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले आप बाउंडेड रीजन से रिलेटेड जितने भी उसके क्वेश्चन हैं आपके बुक के एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज दिया हुआ है आपका 12.1। तो 12.1 में जो अनबाउंडेड वाले हैं उनको आप छोड़ दीजिए। अनबाउंडेड में भी देखिए आप कितना कर सकते हैं। तो ये सारा काम कर सकते हैं, इतना तो सब में करना है, यहाँ तक भी काम आपको सब में करना है। खाली ये लाइन उसमें नहीं लिखाएगा, ठीक है। अनबाउंडेड के लिए अभी नहीं लिखाएगा, इतना तक आपको करना है। तो सारे अनबाउंडेड हो या बाउंडेड हो सबका आप ऐसे इक्वेशन निकालना, इक्वेशन के बाद वैल्यू चार्ट बनाना, वैल्यू चार्ट के बाद ग्राफ बनाना, ग्राफ के बाद कॉर्नर पॉइंट निकाल करके जेड का वैल्यू निकालना। इतना सब लोग कर सकते हैं। तो आप इसको पहले अच्छे से समझिए और उसके बाद उसको कीजिए। अनबाउंडेड में वो होगा कि नहीं होगा इस बात की चर्चा हम लोग एक अलग क्वेश्चन बनाएंगे, अगले वीडियो में आएंगे तो वहाँ पर अनबाउंडेड का क्वेश्चन बनाएंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा डिटेल समझा लेंगे। लेकिन इतना सारा स्टेप दोनों में रहेगा, तो इसको आप बनाइए 12.1 को। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अनबाउंडेड रीजन के सॉल्यूशन के साथ। आज जब वो बना लेंगे 11.2 का, तब उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम बता देंगे। वर्ड प्रॉब्लम में खाली हम ये पहले बनाने का मेथड सीख लीजिए। वर्ड प्रॉब्लम में हम ये कैसे अरेंज होगा यही मेन समझाएंगे। तो जब ये समझ लीजिएगा 2 4 5 क्वेश्चन पर, तो इसके बाद बाकी ये अपना प्रैक्टिस खुद से कर लीजिएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है, बुक में भी ऐसा ही दिया गया है कि पहले वर्ड प्रॉब्लम बनाने के पहले इस टाइप का प्रॉब्लम जो है, हर टाइप का प्रॉब्लम आपका 12.1 में दिया हुआ है। तो उसके हर एक क्वेश्चन को आप बनाइए, और जो दिक्कत होती है आप हमको व्हाट्सएप से कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। हम सेकंड पार्ट में उसका अनबाउंडेड वाला भी देखेंगे। ज़रूरत होगा तो 2 पार्ट उसका करेंगे वीडियो का 12.1 के लिए, ताकि उसका हर टाइप का क्वेश्चन आप बना लें। और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में हिंट देते जाएंगे, आप बना लीजिएगा अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू, बेस्ट।